Should we start the discussion? जी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है in the test was discuss in detail Wegener's continental drift theory. Right? ये पहला क्वेश्चन था हमारा। वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो चीजें आपको लिखनी है, am I audible? Am I audible, students? या तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जो चीजें हमें लिखनी है वो ये है कि सबसे पहले देखिए, मैं ओवरऑल पहले फ्रेमवर्क बता रही हूँ कि ओवरऑल पहले हमें क्या करना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, ये आप सबको पता होगा। अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी है, ये पहले हमें बताना होगा। फिर उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए थे जिससे हमें पता चलता है कि जिसके द्वारा वेगनर ने समझाया था कि वो अपनी थ्योरी के बारे में सपोर्ट कैसे करते हैं, एविडेंसेस क्या दिया है उन्होंने, जिसको बेस बना के उन्होंने अपनी थ्योरी को समझाया था। और कुछ फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे ड्रिफ्ट के, और फिर क्रिटिसिज्म। कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें हम लोग आंसर में जो है वो लिखें। ओके, इज इट फाइन? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग जो चीजें इसमें मेंशन करेंगे, जैसा मैंने बोला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। तो फर्स्ट वी विल मेंशन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अल्फ्रेड वेगनर ने ये बात कहा कि इनिशियली देखिए व्हाट वाज द बेसिस कि उन्होंने समझाया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट हो रहा है। तो पहले उन्होंने ये कहा कि एक मेगा ओशियन है पेंथालिसा नाम का, और मेगा कॉन्टिनेंट है पैंजिया नाम का। और ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसके बाद उन्होंने कहा कि पैंजिया जो है वो सुपर कॉन्टिनेंट कुछ वो मूव करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आज के टाइम में कॉन्टिनेंट्स की एक पर्टिकुलर लोकेशन है। तो कोई तो कारण होगा जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये पैंजिया मूव कर रही है एंड करंट लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे आ रही है। सो ऑन द बेस उन्होंने ये बात कही कि पैंजिया क्या है, वो टूटा है दो पार्ट में, एक गोंडवाना लैंड और दूसरा अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया में। एंड अंगारा लैंड जो है वो नॉर्थवर्ड पार्ट है, एंड गोंडवाना लैंड जो है वो साउथवर्ड पार्ट है। तो फिर उन्होंने अब इसके बेसिस पे कुछ एविडेंसेस दिए, जिनके बेस पे उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए, जिसमें पहली चीज है जिग्सॉ फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। उन्होंने ये बात कही कि कॉन्टिनेंट्स के जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, अगर उनको जोड़ के देखा जाए तो वो बिल्कुल जिग्सॉ पजल की तरह फिट हो जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों एक ही पार्ट रहे होंगे एंड बाद में वो दोनों पार्ट अलग हुए हैं। नेक्स्ट एविडेंस जो उन्होंने कहा कि रॉक्स, सेम एज के रॉक्स अक्रॉस ओशियंस मिल रहे हैं। कहाँ पे? ब्राजील और अफ्रीका, जो कि आप देखें कि दे आर सेपरेटेड बाय ओशियंस इन द मिडिल, उन दोनों ही एरियाज में रॉक्स सेम एज के मिल रहे हैं। इसका मतलब वो दोनों कॉन्टिनेंट्स कभी जुड़े हुए रहे होंगे। तीसरी बात जो उन्होंने कही, टिलाइट, सेडिमेंट्री रॉक्स जो ग्लेशिएटेड एरियाज में मिलते हैं, ठंडी जगहों पे मिल रहे थे, वो गोंडवाना लैंड के कुछ एरियाज में, जैसे कि अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, इन सारे रीजन्स में ये मिल रहे थे। और ये रीजन्स देखिए आज के टाइम पे काफी दूर हैं। तो वेगनर का ये कहना था कि कभी ना कभी ये सारी चीजें जुड़ी हुई रही होंगी। उसके बाद उन्होंने एविडेंस दिया है प्लेसर डिपॉजिट्स का, जो कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में उन्होंने ये दोनों प्लेसर डिपॉजिट्स के एविडेंसेस दिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने एक और बात कही, फॉसिल, कुछ तरह के फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट थे, जैसे मिसोसॉरस और लेमूर्स, ये दो फॉसिल उन्होंने बोला कि अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स मिले होंगे। तो ये पांचों एविडेंसेस पहले आप लिखेंगे, जिसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, राइट।
आफ्टर दैट यू विल हैव टू मेंशन कि वेगनर ने क्या इन सारे, उन्होंने जैसे बोला कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा जिसके कारण, कोई तो फोर्स होगा जिसके कारण ये कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने दो तरह के फोर्सेस के बारे में मेंशन किया। एक है पोल फ्लीइंग फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो पोल से कॉन्टिनेंट्स को अलग ले जा रही है, और दूसरी फोर्स उन्होंने बताई टाइडल फोर्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, राइट। तो जब उन्होंने ये दोनों फोर्सेस के बारे में बताया, तो फिर पर उनके इन दोनों फोर्सेस, हालांकि उनकी एविडेंसेस सही थे, पर इनके दो फोर्सेस जो हैं उन पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया कि क्या वाकई में ये दो फोर्सेस इतने ज्यादा सफिशिएंट हैं कि वो कॉन्टिनेंट्स को इतने दूर मूव कर पाए, राइट। तो जो वेगनर ने जो थ्योरी दी उस पे कई सारे क्रिटिसिज्म फिर आए जो आपको मेंशन करना होगा। पहला जो मैंने बोला कि फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या वाकई में कॉन्टिनेंट्स को इतना दूर मूव कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने जिग्सॉ फिट कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में तो समझा पाया, बट कहीं कहीं पे वो इनकम्प्लीट भी दिखाई दे रहे थे। तो ये उनके कुछ रीजंस थे जिसके कारण उनकी थ्योरी जो है वो वैलिडेट नहीं हो पा रही। और इसके फर्दर हम देखते हैं कि आगे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो एक्चुअल में कॉन्टिनेंट्स और ओशन के लोकेशन को ढंग से समझा पाती है। सो दिस इज एंटायरली अबाउट द वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो मैं फिर से एक बार समराइज करना चाहूंगी कि अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जियोमोर्फोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन ए से आपका। तो जब भी आपका ये थ्योरी आए क्वेश्चन में, तो आपको इसमें ध्यान देना है कि आप पहले बताएंगे कि वेगनर ने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने की कोशिश करी, लोकेशन को समझाने की कोशिश करी। फिर आप पेंथालिसा एंड जो ओशन है, जो पेंथालिसा एंड पैंजिया के बारे में बताएंगे। उसके बाद आप ध्यान देंगे कि एविडेंसेस बताएं। एविडेंसेस के बाद आप फोर्सेस समझाएं कि क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट के लिए। और उसके बाद आप क्रिटिसिज्म जो है वेगनर की थ्योरी की समझाएं कि वेगनर की थ्योरी में कमी रही थी, इसलिए कई सारी पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज हुई। एंड आगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है वो इन क्वेश्चंस को ढंग से आंसर करती है। बिकॉज आपका आंसर 40 मार्क्स का है, तो आप कोशिश करें कि ये सारी चीजें आप लिखें, और थोड़ा बहुत डायग्राम्स भी कोशिश करें कि आंसर में रहे। अगर आप जिग्सॉ फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स दिखा रहे हैं, तो जिग्सॉ फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट को भले ही आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना पाए, पर उनको डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। और इन चीजों से क्या होगा कि आपके नंबर जो है वो ढंग ठीक ठाक से मिलेंगे आपको। क्लियर टू एवरीवन दिस क्वेश्चन? क्लियर टू एवरीवन? अगर कोई बता दे। दो फोर्सेस बताए, वो फोर्सेस के बारे में एक तो कौन सा था, दोनों फोर्सेस के बारे में फिर से बता दीजिए। दो तरीके के फोर्सेस उन्होंने बताया। एक उन्होंने बताया पोल फ्लीइंग फोर्स। कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कॉन्टिनेंट को पोल्स की तरफ से, जो पोल्स जैसे 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पे पोल्स हैं हमारे, तो वो 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ जहां पे पोल्स है, पोल्स से उनका ये कहना था कि कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं कि पोल्स से अलग मूव कर रहे हैं। आवाज कट रहा, आवाज कट रहा है आपका। यस, पोल फ्लीइंग फोर्स की कट बात कट क्या हो रहा है? उन्होंने पोल फ्लीइंग फोर्स की बात कही एक बार, और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे फोर्सेस जिम्मेदार हैं जो कॉन्टिनेंट को पोल्स से अलग ले जा रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि टाइडल फोर्सेस यानी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द मून एंड द सन के कारण कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने ये दो फोर्सेस के बारे में बताया था जिसके कारण कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। और इसी बेसिस पे क्रिटिसिज्म जो है वो आई थी कि ये फोर्सेस इतने, जैसे आप आज के टाइम में भी देखें, ये फोर्स टाइड्स कॉज कर सकते हैं, लेकिन ये फोर्स इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है कि वो कॉन्टिनेंट्स को ही मूव कर दें पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, नेक्स्ट वी सी, नेक्स्ट जो आपका इसी में क्वेश्चन था वो था डिस्कस द आइडिया ऑफ डेविस एंड पेंक। राइट, ये क्वेश्चन था आपका, डिस्कस द आइडिया ऑफ डेविस एंड पेंक। हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ एक बार क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि डेविस और पेंक के विचार पर चर्चा कीजिए।
तो डेविस, देखें डेविस और पेंक के विचार की जब चर्चा की बात आएंगी, देखेंगे दोनों ने ही, डेविस और पेंक ने, WM डेविस और पेंक ने नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन दिया है। पहले ये थ्योरी डेविस ने दी है, जिन्होंने बेसिकली ये बात समझाने की कोशिश करी है कि लैंडफॉर्म्स का इवोल्यूशन, लैंडफॉर्म्स जो आज प्रेजेंट है पृथ्वी की सतह पे, वो किन स्टेजेस से गुजरते हुए पृथ्वी की सतह पे आज हमें दिखाई दे रही है। तो डेविस ने जो थ्योरी सबसे पहले दी उसको हम नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन या ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन कहते हैं। देखिए इन दोनों की थ्योरीज में, क्योंकि आपके क्वेश्चन में अगर डिस्कस द आइडिया ऑफ डेविस एंड पेंक अगर आता है, तो आपको ये करना होगा कि डेविस और पेंक दोनों की थ्योरीज को समझाते हुए कोशिश करना है कि उन दोनों की थ्योरीज में कुछ चीजें जो अलग थी वो भी अगर आप हाईलाइट कर पाए तो अच्छा होगा। तो अगर आप लिखने जाएं तो डेविस की थ्योरी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पेंक की भी थ्योरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज दोनों की इंडिविजुअल थ्योरीज हैं। तो आप अपने टॉपिक को थोड़ा समराइज करते हुए दोनों को कंपेयर भी करने की कोशिश करें। तो क्या करेंगे, पहले डेविस की थ्योरी को समझाएंगे। WM डेविस ने व्यूज दिया है साइकिल ऑफ इरोजन पे, और उन्होंने क्या बोला कि जो भी लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म्स आर अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। डेविस ने 3 चीजों की बात करी है, स्ट्रक्चर की, प्रोसेस की और टाइम की। और उनका ये कहना था, उन्होंने इन तीनों चीजों के बेसिस पे ये चीज समझाई, जैसे स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या क्या बातें समझाई कि वो सारी, वो स्ट्रक्चर में उन्होंने बताया कि रॉक्स किस तरीके के हैं, रॉक्स जिस तरीके के हैं, रॉक्स अगर हार्ड होंगे तो उनका इरोजन होना मुश्किल होगा, उसके कंपैरिजन में अगर रॉक्स सॉफ्ट होंगे तो उनका इरोजन होना कंपैरेटिवली आसान होता है। दूसरी बात उन्होंने कही स्ट्रक्चर, फिर प्रोसेस, प्रोसेस की बात उन्होंने करी। तो प्रोसेस में उन्होंने ये बात कही कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, व्हाट आर द प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल। तो उन्होंने इरोजन की बात करी, ट्रांसपोर्टेशन की बात करी एंड डिपोजिशन की बात करी है। एंड तीसरी चीज जो उन्होंने बताया स्टेजेस, स्टेज में उन्होंने बोला कि लैंडफॉर्म्स जो है वो 3 स्टेजेस से गुजर रहे हैं, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। ये 3 स्टेजेस की बात करी है उन्होंने। तो ओवरऑल डेविस ने जो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम की बात करी, उसके बेसिस पे उन्होंने एक डेविस का, आपके पास एक इमेज भी होगा रिगार्डिंग द साइकिल ऑफ इरोजन, आप एग्जाम में उसे बनाएं। साइकिल ऑफ इरोजन का जो डायग्राम है उसे ढंग से बनाएं, एक तरफ टाइम है, दूसरी तरफ हाइट है, और 3 स्टेजेस जो है यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज, इन तीनों स्टेजेस को ढंग से डायग्राम में दिखाएं, और फिर क्या है इन तीनों स्टेजेस को डिस्क्राइब करें। और उन तीनों स्टेजेस में देखें हम बेसिकली क्या चीज देखते हैं कि यूथ स्टेज अगर हम देखें तो यूथ स्टेज क्या है, फ्लूवियल नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन में बेसिकली उन्होंने समझाया कि रिवर्स जो है, नदियां जो हैं, वो किस समय ज्यादा इरोजन कर रही हैं, किस समय कम इरोजन कर रही हैं। तो यूथ स्टेज में जो पहली स्टेज है उस समय क्या है कि नदी वर्टिकल इरोजन, यानी कि नदी जो है वो नीचे नीचे काफी ज्यादा इरोजन कर रही है, वर्टिकल इरोजन काफी ज्यादा कर रही है, लैटरल इरोजन जो है वो कम कर रही है। तो अगर कोई नदी वर्टिकल इरोजन करेगी तो सिंपल सी बात है कि किस तरह के लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे, यू विल हैव टू राइट कि वी शेप्ड वैलीज फॉर्म हो रहे हैं, और उसके कारण डीप वैलीज फॉर्म हो रहे हैं। तो आपको लिखना है कि इस स्टेज में नदी वर्टिकल इरोजन कर रही है, लैटरल इरोजन कम कर रही है, जिसके कारण वी शेप्ड लैंडफॉर्म ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं। सेकेंड आपको लिखना है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में क्या होगा, देखिए जब नदी थोड़ी सी इरोजन कर लेती है तो उसमें कुछ सेडिमेंट्स एड ऑन हो जाएंगे। सेडिमेंट्स अगर एड ऑन हो जाएंगे तो उतनी आसानी से वी शेप्ड, वी वर्टिकल इरोजन जो है उतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। तो वर्टिकल इरोजन एंड लैटरल इरोजन दोनों ही नदी की हो जाएंगी, जिसके कारण किस तरह की वैलीज है, यू शेप्ड वैलीज। एंड इन द ओल्ड स्टेज नदी जो है वो काफी ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी कर चुकी है, जिसके कारण ओल्ड स्टेज आते आते नदी बेसिकली अब वर्टिकल इरोजन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, एंड बेस लेवल ऑफ इरोजन तक चीजें जो है, नदी जो है अपने बेस लेवल ऑफ इरोजन तक पहुंच चुकी है, जिसके कारण किस तरह के लैंडफॉर्म्स रिमेनिंग रह गए हैं, पेनी प्लेन। डेविस ने एक पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया कि लैंडफॉर्म्स फाइनली जो है एक
फीचरलेस प्लेन जहां पे बहुत ज्यादा लैंडफॉर्म्स नहीं बचे हुए हैं, उस तरीके के एक पेनी प्लेन में रिजल्ट करता है। तो डेविस ने बेसिकली ये बात समझाई कि लैंडफॉर्म्स स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम के थ्रू फॉर्म हो रहा है, और उस टाइम में उन्होंने इन 3 स्टेजेस को समझाया। तो जब आप डायग्राम भी बनाएंगे तो ध्यान देंगे कि इनिशियल स्टेज में वी शेप वैलीज बन रही है, फिर आपको डायग्राम में यू शेप वैलीज दिखाई देगी, एंड आगे बिल्कुल छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स, बचे हुए कुछ लैंडफॉर्म्स दिखाई देंगे जिनको मोनाडनॉक कहते हैं, एंड उस तरह के प्लेन्स को पेनी प्लेन कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हुई डेविस की थ्योरी। डेविस ने जो थ्योरी दी, इनकी थ्योरी में कुछ कमियां थी। देखिए, जब डेविस ने लैंडफॉर्म को इरोजन को कंसिडर किया, तो उन्होंने इस बात को कभी नहीं कंसिडर किया कि लैंडफॉर्म नीचे तो हो रही है, इरोड तो हो रही है, पर क्या लैंडफॉर्म जिस समय अपलिफ्ट हो रही थी, उस समय उन्होंने इरोजन को बिल्कुल भी नहीं कंसिडर किया था। उन्होंने कहा जिस समय लैंडफॉर्म अपलिफ्ट हो रही है, उस टाइम पे इरोजन प्रोसेस एक्ट नहीं कर रहा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी लैंडफॉर्म जब बन रहा है, पहाड़ बन रहा है, तो उस समय में एजेंट्स ऑफ इरोजन, नदी वगैरह क्यों नहीं काम कर सकती? तो ये उनकी पहली कमी थी। दूसरी बात आप देखें, डेविस ने 3 चीजों की बात करी, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, बट उनके पूरे थ्योरी का एम्फेसिस सिर्फ टाइम यानी कि स्टेजेस पर ही था। तो उनका ओवर एम्फेसिस टाइम पर एक उनकी कमी रही। उन्होंने बाकी स्ट्रक्चर और प्रोसेस पे इतना ज्यादा एम्फेसिस जो है वो नहीं दिया। अंडरस्टूड टिल हियर? नेक्स्ट इज पेंक साइकिल। पेंक ने भी साइकिल ऑफ इरोजन दिया है, एंड पेंक की जो साइकिल ऑफ इरोजन है, पेंक ने बेसिकली ये बात करी है कि कोई भी लैंडफॉर्म जो पृथ्वी की सतह पर है, दैट इज बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। उन्होंने 2 बात करी। उन्होंने कहा है कि लैंडफॉर्म जो है, जिस हिसाब से अपलिफ्ट हो रहे हैं और जिस हिसाब से वो इरोड हो रहे हैं, उनका रेशियो है। सो बेसिकली उनकी थ्योरी में 2 तरह के लाइंस हैं। वन इज कि लैंडफॉर्म या तो आप फेज ऑफ अपलिफ्ट एंड जिस हिसाब से वो डिग्रेड हो रहा है उसका रेशियो है, या फिर जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, जो पृथ्वी की सतह से फोर्सेस अंदर से एक्ट कर रहे हैं, वो मेनली लैंडफॉर्म्स को बनाते हैं, एंड देयर आर सम फोर्सेस जो इरोड करते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस के रेशियो पे लैंडफॉर्म्स जो है वो डिपेंड करते हैं। ये बेसिक बात पेंक ने कही। और पेंक ने जब अपनी थ्योरी को समझाया, तो उन्होंने एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में बात कही, और उन्होंने टाइम में स्टेजेस की जगह फेजेस टर्म को समझाया। और उन्होंने सिंपल सी ये बात कही कि अगर इरोजनल फोर्सेस जो है वो ज्यादा हैं कंपेयर्ड टू अपलिफ्टमेंट वाली फोर्सेस, तो क्या होगा? अगर देखिए, 3 बातें उन्होंने कही। अगर एंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि जो फोर्सेस पृथ्वी की सतह के अंदर से एक्ट कर रही हैं, वो ज्यादा है कंपेयर्ड टू इरोजन, वैसे केस में लैंडफॉर्म की हाइट बढ़ेगी। दूसरी केस उन्होंने बताया कि अगर लैंडफॉर्म इरोड भी बराबर लेवल से हो रही और बन भी रही है, अपलिफ्ट भी बराबर हाइट पे हो रही है, बराबर लेवल से हो रही, तो लैंडफॉर्म्स जो है वो बराबर हाइट रहेंगी उनकी। और तीसरी चीज उन्होंने कही, अगर एंडोजेनेटिक फोर्सेस कम काम कर रही है और इरोजनल फोर्सेस यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ज्यादा काम कर रही हैं, वैसे केस में क्या होगा कि लैंडफॉर्म की हाइट जो है वो घटेगी। तो बेसिकली उन्होंने इन 3 चीजों की बात करी। अब और इसके बेस पे उन्होंने लैंडफॉर्म को जो है अलग अलग फेजेस में क्लासिफाई किया। तो उन्होंने पहले बोला कि एक इनिशियल टाइम है जब लैंडफॉर्म एक फीचरलेस टाइप का लैंडफॉर्म है, प्राइमर रम्फ टर्म उन्होंने लिया कि एक ऐसा लैंडफॉर्म जब ऐसा टाइम जब ऐसे टाइम की उन्होंने बात करी बेसिकली जब उस समय में लैंडफॉर्म्स अपलिफ्ट हो रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि एक ऐसा स्टेज है जब डाउन कटिंग ज्यादा हो रही है, और डाउन कटिंग जब ज्यादा होगी तो उन्होंने भी ये बात कही कि वी शेप वैलीज बनेंगे। नेक्स्ट बात उन्होंने बोली कि फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इरोजन बराबर हो जाएगी अपलिफ्टमेंट के, तब स्लोप जो है वो यूनिफॉर्म रह जाएगा। और उसके बाद एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब इरोजन अपलिफ्टमेंट से ज्यादा हो जाएगा, उसके कारण एक फीचरलेस प्लेन रह जाएगा, जिसका नाम पेंक ने क्या रखा?
एंड्रम्फ नाम रखा उन्होंने। तो ये चीजें, इस तरह की फेजेस की बात पेंक ने कहा। अब कुछ चीजें पेंक की साइकिल में अच्छी थी, पेंक ने कुछ चीजों को कंसिडर किया, जैसे देखें डेविस ने कहा कि लैंडफॉर्म सीधे अपलिफ्ट हो रहे हैं, उस समय इरोजन की चीजें एक्ट नहीं कर रही, लेकिन पेंक ने ये चीज कहा कि इरोजन और अपलिफ्टमेंट दोनों चीजें साथ की साथ चल रही हैं, और उन साथ के साथ चलने के कारण क्या होता है, उन दोनों के रेशियो से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो ये उनके थ्योरी की एक पॉजिटिव पॉइंट थी, which is relevant even till now। दूसरी बात, क्योंकि उन्होंने इस तरह का अप्रोच दिया, इसलिए उनकी थ्योरी काफी फॉरवर्ड लुकिंग कही जाती है। फिर उनके थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे। देखिए बेसिकली पेंक जो है, ही वाज अ जर्मन पर्सन, तो उनकी थ्योरी की सबसे बड़ी डिमेरिट तो यही थी कि उन्होंने अपनी थ्योरी को जर्मन लैंग्वेज में दिया था, जो कि बहुत लोगों तक बहुत आसानी से नहीं पहुंच पाई। तो कई बार उनकी थ्योरी बाकी जगह उतनी आसानी से समझी ही नहीं जा सकी, जिसके कारण क्या रहा है, हिज थ्योरी, आप उनकी थ्योरी देखें, जो टर्म्स देखें, एंड्रम्फ या फिर प्राइमर रम्फ और बाकी जो स्टेजेस के नाम भी उन्होंने जर्मन में दिए, वो काफी डिफिकल्ट थे कॉमन लोगों के समझने के लिए। तो उनकी थ्योरी काफी डिफिकल्ट रही बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इशू, और ये उनकी थ्योरी की एक डिमेरिट या कमी रही। और दूसरी बात कि उन्होंने एंडोजेनेटिक फोर्सेस पे कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस दे दिया है। तो जब आप दोनों थ्योरी को लिखें, ये दोनों थ्योरी लिखें और कंपेयर करते हुए लिखें कि डेविस ने एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस दोनों की बात नहीं करी, लेकिन पेंक ने करा है। और डेविस ने टाइम की बात ज्यादा करी है, स्टेजेस की बात करी है। पेंक ने जो है वो फेजेस टर्म यूज किया है। फिर डेविस ने जो है ही यूज्ड जो फीचरलेस पेनी प्लेन है, उसके लिए उन्होंने पेनी प्लेन टर्म दिया और मोनाडनॉक्स फॉर्म हुए, जबकि पेंक ने क्या टर्म यूज किया है, एंड्रम्फ टर्म उन्होंने यूज किया है। तो देखें डेविस की साइकिल समझाते हुए, पेंक की साइकिल समझाते हुए, दोनों को कंपेयर भी करते हुए आप अपने आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपकी आंसर जो है दैट इज ऑफ 40 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, राइट। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन। Next question is, Indian monsoon. Indian monsoon is a complex phenomena influenced by various factors. Elaborate, also discuss its impact on Indian agriculture. तो देखिए जब हम इंडियन मानसून, ये जो आपका क्वेश्चन है, देखिए दो पार्ट है क्वेश्चन का। एक है इंडियन मानसून इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, और दूसरी बात है उसका एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट। तो पहली चीज आप क्या समझाएंगे कि इंडियन मानसून किन चीजों से अफेक्ट हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट हो रही है, उन फैक्टर्स को आप पहले समझाएंगे, और उसके बाद एग्रीकल्चर पे, इंडियन एग्रीकल्चर पे मॉनसून का क्या इम्पैक्ट है उसको समझाएंगे। तो देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करती हैं। पहली बात, इंडिया का जो लोकेशन है उसके कारण पेनिनसुला एरिया, लैंड वाला एरिया जो है, लैंड और सी अलग अलग हिसाब से गर्म होते हैं। तो जो लैंड एरिया है दैट गेट्स हीटेड मोर बिकॉज ऑफ दैट कंपेयर टू द ओशनिक एरिया। फिर ये एक लैंड और सी का कॉन्ट्रास्ट पहला फैक्टर है। दूसरी बात, इंटेंसिव हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेटू। आप देखिए जो तिब्बतन प्लेटू है, वो तिब्बतन प्लेटू बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है गर्मी के टाइम पे, जिसके कारण क्या होगा, तिब्बतन प्लेटू में एक हाई टेम्परेचर, जिसके कारण लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। ठीक है, तो उस लो प्रेशर एरिया डेवलप होने के कारण विंड्स जो है वहां से राइज करेंगे, गर्म हवा राइज करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव टू नेक्स्ट राइट द रोल ऑफ, आप उस एरिया में तिब्बतन प्लेटू का इंटेंस हीटिंग होने के कारण वहां से हवा राइज करेगी एंड इट फ्लोज टिल द मेडागास्कर, जहां पे वो मेस्करीन हाई बेसिन की तरह डिसेंड करती है। फिर जो मेडागास्कर एरिया है वहां से विंड्स जो है, बिकॉज लो प्रेशर कहाँ है, तिब्बतन प्लेटू में, और इधर मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर एरिया है, जिसके कारण विंड्स कंटिन्यूसली हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए, और इसके अलावा एक और है रोल ऑफ द जेट स्ट्रीम। तो जो सब ट्रॉपिकल
सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, आपको आइडिया होगा कि ये अपर एयर सर्कुलेशन है जो कि मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, कहाँ 25 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास सब ट्रॉपिकल रीजन में। लेकिन आप प्रेशर बेल्ट्स के मूव होने के कारण क्या है कि ये नॉर्थवर्ड मूव कर जाते हैं इन द समर्स। तो जब तक प्रेशर बेल्ट्स, हिमालयस के एक्शन के कारण क्या होता है, इन प्रेशर बेल्ट्स का बाइफर्केशन हो जाता है। जब तक पूरे प्रेशर बेल्ट्स नॉर्थवर्ड नहीं चले जाते हिमालयस के, तब तक मॉनसून का ऑनसेट नहीं होता। तो रोल ऑफ जेट स्ट्रीम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स, एक तो आप लिखेंगे लैंड और सी का कॉन्ट्रास्ट। दूसरी बात आप बताएंगे बिकॉज इंटेंस हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेटू, क्या हो रहा है, इंटेंस हीटिंग ऑफ द टिबेटन प्लेटू। तीसरी बात रोल ऑफ जेट स्ट्रीम, जब तक जेट स्ट्रीम पूरी नॉर्थ नहीं चली जाती हिमालयस के, मॉनसून का ऑनसेट नहीं होता। एंड यस, एक चीज और, द रोल ऑफ आईटीसीजेड। आईटीसीजेड का रोल जो है उसमें ये बात है कि जब प्रेशर बेल्ट जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट करते हैं, तो आईटीसीजेड भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाती है, यानी कि गर्म जगह और नॉर्थवर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट में पहुंच जाती है। ये सारी चीजें हैं जो मॉनसून को अफेक्ट करती है। यस, और एक और चीज देखें, एल नीनो। एल नीनो के बारे में आपको देखें ये लिखना है, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, व्हेन देयर आर ला नीना कंडीशंस, उस समय में मॉनसून अच्छा होता है। और एल नीनो का जब टाइम होता है, एल नीनो इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन द ओशियन, जिसके कारण क्या होता है, एल नीनो के टाइम में रिवर्सल ऑफ विंड्स हो जाती है, उस टाइम पे मॉनसून अच्छा नहीं होता। Understood? These are all the factors which are affecting Indian subcontinent. अब शॉर्ट में सबको सारे पॉइंट्स को एग्जाम में लिखें, क्योंकि आपका क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि इंडियन एग्रीकल्चर पे इसका क्या इम्पैक्ट है। तो इंडियन एग्रीकल्चर पे जो इम्पैक्ट है, देखिए पहली बात, इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून डिपेंडेंट है काफी हद तक, अभी भी इरिगेशन के सोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये मॉनसून पहली बात। यस यस मैम, हेलो। यस, एल नीनो को मैम थोड़ा अच्छा से समझा दीजिए, कैसे इफेक्ट कर रहा है। पिछला बार भी बारिश बहुत कम हुई थी इंडिया वगैरह में। ठीक है, मैं उस पॉइंट को भी डील कर लूंगी। एक बार आप एग्रीकल्चर वाला पॉइंट जो है, और एक यस होता है ना यहाँ मेडागास्कर के आसपास जो बनती है, यस, मैं और एक स्क्रीन इंडियन डायपोल भी बनती है ना मैम। क्या? इंडियन डायपोल भी तो एक बनती है मैम। यस, इंडियन ओशियन डाइपोल, यस। यस, ये दोनों को थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा मैम। ठीक है, मैं वो भी डील कर लेती हूँ। ओके ओके। देखिए पहले आप एक बार जो मैं इम्पैक्ट वाला पार्ट कर रही हूँ उसको आप एक बार देख लें कि मॉनसून जो है, मॉनसून मैंने बोला कि दैट इज द बेसिक सोर्स ऑफ वाटर इन द इंडियन एग्रीकल्चर। तो पहला तो जो मॉनसून है वो वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है, राइट। दूसरी बात, तो उसके कारण ही एग्रीकल्चर ढंग से होगा, उसके कारण ही रिवर्स जो है वो रिप्लेनिश होंगे, विच विल बी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। दूसरी बात, क्रॉप प्रोडक्शन, अगर टाइमली मॉनसून नहीं आता है तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज, उसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हो सकती है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हो, तो एग्रीकल्चर अच्छा अगर नहीं होता है उसके कारण क्या है, आप देखें कि फार्मर्स पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और अगर फार्मर्स पे बहुत, इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप फॉर द फार्मर्स। एंड ओवरऑल अगर हमारी क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छी नहीं होती, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी नहीं होने के कारण क्या है, हमें हो सकता है कि क्रॉप्स कहीं से इंपोर्ट करना पड़े, उसके कारण ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी पे भी उसका असर हो सकता है। प्लस फूड प्राइसेस उसके कारण इंक्रीज हो सकते हैं। एंड ओवरऑल जो रूरल एरिया की लाइवलीहुड है वो पूरी ही नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द मॉनसून। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट है इंडियन मॉनसून के, इम्पैक्ट्स ऑफ मॉनसून ऑन एग्रीकल्चर। अगर मॉनसून ढंग से नहीं होता तो इंडियन एग्रीकल्चर पे उसका किस तरीके का इफेक्ट है। जो आपने बात कही, देखिए एल नीनो और इंडियन ओशियन डाइपोल की जहां तक बात है, देखिए देयर इज अ पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर करंट, ऑफ एयर सर्कुलेशन का एक पर्टिकुलर पैटर्न है। जब हम एल नीनो की बात करते हैं
तो देखिए नॉर्मल टाइम में ला नीना कंडीशंस कही जाती है, ला नीना आर द नॉर्मल कंडीशंस। उस समय में क्या होता है, जो इंडियन ओशन डाइपोल की आप बात करें, दैट इज बेसिकली द टेम्परेचर डिफरेंस, सी सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस जो है, कहाँ पे, किन दो ओशियंस पे, वेस्टर्न इंडियन ओशन और वेस्टर्न इंडियन ओशन किस तरफ पे, वेस्टर्न पोल अरेबियन सी की तरफ और ईस्टर्न पोल ईस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ। इन दोनों रीजन्स में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है इसको हम इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस को, राइट। एंड अगर हम क्या कंसिडर करते हैं, जब भी इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव फेज है तो ये बात कही जाती है दैट एट दैट टाइम देयर इज हाई टेम्परेचर। पॉजिटिव फेज क्या करेगी, सी सरफेस टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा हाई है, और अगर टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा हाई होगी उसके कारण क्या होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, उसके कारण रेनफॉल अच्छी खासी होगी। सो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर मॉइस्चर कंपेयर टू नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। और जो आप एल नीनो की बात कर रहे हैं, एल नीनो देखें, एल नीनो इज बेसिकली दैट फेनोमेना को एनसो कहते हैं, एन लीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो एक तरह का नॉर्मल मूवमेंट है एयर प्रेशर का। जैसे मैंने एक बात कही, इंडियन ओशन तिब्बतन प्लेटू में हीटिंग के कारण क्या हो रहा है, वहां लो प्रेशर हो रहा है, एंड दैट लो प्रेशर विंड जो है वहां से राइज कर रहे हैं एंड वो सिंक कर रहे हैं कहाँ, मेडागास्कर वाले एरिया में, मैस्करीन हाई उसका नाम होता है। एंड एक ये तो एक तरह की मूवमेंट हुई। फिर एक मूवमेंट यहाँ मैस्करीन हाई वाले रीजन से, जो मैं सदर्न ओशन की बात कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पास तक एक मूवमेंट चलती है। हाई प्रेशर, अच्छा, अगर इफ अ गुड हाई प्रेशर एरिया डेवलप्स नियर मैस्करीन हाई तो कंपैरेटिवली लो प्रेशर एरिया ऑस्ट्रेलिया के पास एक नॉर्मल सर्कुलेशन जो है वो चलती रहती है। लेकिन कुछ कारणों से टेम्परेचर का रिवर्सल हो जाता है। वैसे समय में क्या होता है कि जो ये मैस्करीन हाई के पास अच्छे हाई प्रेशर डेवलप हो रही थी वो उतनी अच्छी से नहीं डेवलप कर पा रही, एंड उसके कंपैरिजन में जो ऑस्ट्रेलिया के पास वाला रीजन है वो वाला रीजन भी उतना अच्छे से लो प्रेशर एरिया नहीं डेवलप कर पा रहा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, अगर हाई प्रेशर एरिया अच्छे से नहीं डेवलप हो पा रहा नियर द मैस्करीन हाई, तो अच्छे हाई प्रेशर वहां से तिब्बतन प्लेटू की तरफ विंड्स का अच्छा मूवमेंट नहीं होता। जो कंडीशन होती है एल नीनो वाले ईयर्स में, विंड का अच्छा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो मॉनसून विंड का अगर अच्छा मूवमेंट अरेबियन सी के ऊपर से कैरी करके नहीं हो पा रहा, मॉइस्चर कैरिंग विंड्स अच्छे से नहीं मूव कर पा रहे, उसके कारण अच्छा मॉनसून इंडिया में नहीं आता। सो जिस साल में भी मॉनसून अच्छा, जिस साल में भी इन ऑल द इयर्स जिसमें मॉनसून अच्छा नहीं होगा, एल नीनो कंडीशंस होंगे, उन सारे सालों में क्या होगा, दैट मॉनसून अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट है इंडियन एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट यू सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आइडियल सोल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज? Also discuss measures to enhance water use efficiency and water use efficiency. तो आपका जो ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें ये बात कही जा रही है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, और अगर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले तो, और दूसरा पार्ट क्या है कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग को शहरी इलाकों में और बेहतर कैसा बनाया जा सकता है क्या, और क्वेश्चन ये भी बात कह रहा है कि वाटर यूज की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो पहली बात तो आपको ये बात समझानी होगी अपने क्वेश्चन में कि इंडिया में ग्राउंड वाटर, आप लिखेंगे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की इशू है। ग्राउंड वाटर का ये इशू है कि एक बार अगर वो डिप्लीट हो जाए तो उसको रिप्लेनिश करना, उसको वापस से अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल होता है। तो ग्राउंड वाटर को ना यूज करके अगर उससे बेहतर सॉल्यूशन ये होगा कि बारिश का जो पानी है, रेन वाटर जो है, उसको हार्वेस्ट किया जाए, उसको कंजर्व किया जाए,
ये आइडियल सॉल्यूशन है, राइट? तो पहले आपको लिखना होगा, यू विल हैव टू स्टार्ट द आंसर बाय राइटिंग कि अर्बन एरियाज में ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन के कारण और बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं होने के कारण लोगों को जितना पानी उनके एरिया में है वो एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। इसके साथ आप फिर लिखेंगे कि इस इशू को एड्रेस करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो किया जा सकता है। तो पहले आप समझाएंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली ये है कि बारिश का जो पानी है उसको किसी तरह से कलेक्ट किया जाए, स्टोर किया जाए और फिर उस पानी को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाए, जैसे डोमेस्टिक कारणों के लिए, इरिगेशन के लिए, या फिर ओवरऑल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इसको कैसे किया जा सकता है अर्बन एरिया में? जैसे वन मेथड कैन बी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि रूफ, जो घर के रूफ हैं उनके ऊपर ही पानी कलेक्ट हो जाए और एक तरह का मान लीजिए एक पाइप के थ्रू या एक मैकेनिज्म के थ्रू उसको कलेक्ट किया जाए अंडरग्राउंड टैंक्स में और फिर वो पानी यूज किया जाए फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। ये एक तरीका हो सकता है अर्बन एरियाज में। या फिर क्या हो सकता है कि स्टोर करने की जगह डायरेक्ट अंडरग्राउंड वाटर उससे रिचार्ज कर दिया जाए, ये भी एक मैकेनिज्म हो सकता है। तो वन कैन बी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरी बात क्या है कि आर्टिफिशियली ग्राउंड वाटर को, जो मैं कह रही हूँ कि ग्राउंड वाटर में उस चीज को ऐड किया जा सकता है, दैट इज आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय रेन वाटर। ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं, ये अर्बन एरियाज में इफेक्टिव किए जा सकते हैं। इनसे क्या होगा? इनसे देखिए दो तरह की चीज होगी। पहली बात कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा उसके रूल्स नहीं है, लोगों का बेसिकली क्या थॉट प्रोसेस है कि अगर किसी की अपनी जमीन है सो दे कैन कीप ऑन एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर फ्रॉम दोज एरियाज। उसके कंपैरिजन में अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर दिया जाए या फिर लोग बारिश का पानी यूज करें तो उससे ग्राउंड वाटर पे जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का बहुत सारा एरिया जो है वो ग्राउंड वाटर बहुत अच्छी नहीं है। वहां जो भी हार्ड रॉक्स के रीजन है उन सब रीजन से, इनफैक्ट ये झारखंड ऑल्सो हार्ड रॉक का जहां भी रीजन है वो बहुत अच्छा ग्राउंड वाटर का सोर्स नहीं होता। अब जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए। वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए किस तरह के मैकेनिज्म्स यूज किए जा सकते हैं? तो क्या चीजें यूज की जा सकती हैं? देखिए, वाटर यूज एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं? इसका ये मतलब है कि पानी को और बेहतर कैसे यूज किया जा सकता है। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि पानी, मान लीजिए एग्रीकल्चर में जिस तरह का पानी यूज हो रहा हो, अलग अलग डोमेन्स पे भी आप लिख सकते हैं। पहली चीज आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर में पानी जिस तरह से यूज किया जा रहा है उसके कंपैरिजन में ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन का सिस्टम यूज करके पानी और ज्यादा एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि और भी जैसे घर में अवेयरनेस लानी चाहिए कि वाटर अच्छे से कम यूज हो। फिर तीसरी चीज हो सकती है वाटर कंजर्वेशन के कुछ मेजर्स, जैसे कि कुछ एरियाज में अगर पानी सप्लाई हो रहा है तो जहां भी लीकेज है पाइप में या फिर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जहां पे भी दिक्कत है उनको फिक्स किया जाना चाहिए। और पानी जो है, पानी का एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए कि वन ऑफ द मैकेनिज्म्स कैन बी कि जगह, जैसे घरों में जिस तरह का बिजली का मीटर होता है उसी तरह पानी का भी मीटर हो, ताकि लोग जितना पानी यूज कर रहे हैं उसके लिए ही पे करें। और उससे क्या होगा, उनको ये आदत बनेगी कि पानी भी जो है वो एक रिसोर्स है और उसको सेव करना चाहिए। अदरवाइज क्या है, लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। और उसके अलावा अवेयरनेस और बिहेवियरल चेंजेस लाए जाना चाहिए लोगों को ये बात समझाई जानी चाहिए कि पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसके अलावा वन मोर थिंग कैन बी सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। जब हम सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, देखिए अर्बन एरियाज की ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा कंक्रीट और बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन के कारण
क्या है, कंक्रीट के रोड्स हर जगह बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, उसके कारण रेन वाटर जो है वो पृथ्वी अंदर सतह पे नहीं जा रही, इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही, तो ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा रिचार्ज नहीं हो पा रहा। तो ऐसा अर्बन एरिया का प्लानिंग किया जाना चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो, ग्रीन स्पेसेस बने, ऐसे मैकेनिज्म बने कि पृथ्वी की सतह के अंदर वाटर का, ग्राउंड वाटर का इन्फिल्ट्रेशन हो पाए। इन सारी चीजों से ये सारे मैकेनिज्म सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के हैं जो आपको लिखना होगा। ये सारी चीजें आप लिखेंगे अपने आंसर में, तब जाके आपका आंसर जो है वो पूरा होगा। हाँ बोले, somebody is saying something। मैम इसमें हम लोग केस स्टडी के तौर पे चेन्नई और बेंगलुरु का दे सकते हैं एग्जांपल। फिर से जो आप बोले कि टेक्नोलॉजी में हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हर घर में, जो झारखंड में तो रूल है, तो वैसे हर जगह में भी इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो काफी लाभदायक होगा, लिखा जा सकता है ना? हाँ, आप लिख सकते हैं। आप अपने आंसर में एग्जाम, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चेन्नई और बेंगलुरु का एग्जाम्पल दे कि वहां पे पानी की दिक्कत आ रही है, राइट? जी। हाँ, उनको लिखते हुए और फिर आप ये बात समझा सकते हैं कि अच्छे प्रैक्टिसेस यूज किए जाना चाहिए। आप इशू बताते हुए लिख सकते हैं कि वहां इशू है और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप मेंशन कर सकते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक एन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है आपका, इजी इन द सेंस कि ये बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे आप डील करेंगे, मैं इसमें, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बहुत इजीली कहीं भी मिल जाएगी, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, आप पहले देखें, यू कैन यूज एक, पहले आप हेडिंग बनाए कि सॉइल क्या है। सॉइल अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है विच सपोर्ट्स लाइफ, रॉक से बनती है, इतनी हेडिंग दे दें। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग तरीके के सॉइल पाए जाते हैं और वो सॉइल अलग अलग रीजन्स में है। फिर आप एक बार कोई फ्लो चार्ट या फिर एक ही जगह पे 1 2 3 4 करके जो भी सॉइल के नाम है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, ये सब का पहले एक बार नाम लिख दें। उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को एक बार में पता चल जाएगा कि आपको सारे सॉइल पता है कि कौन कौन इंडिया में है। फिर आप एक एक करके एलुवियल सॉइल, पहले मान लीजिए आपने एलुवियल सॉइल लिखा, फिर आप एलुवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन बताएं कि वो कहाँ पे है। एलुवियल सॉइल आप बताएंगे कि इट इज जो भी उसका रीजन है इंडो गैंगेटिक प्लेन में, और उसके बाद एक पॉइंट, उसके बाद आप उस सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि ये सॉइल ज्यादा रिच है फर्टिलिटी में, क्यों? क्योंकि ये रिवर्स के क्ले और सिल्ट से बनी हुई सॉइल होती है, राइट? नेक्स्ट ऐसे फिर करके आप नेक्स्ट क्या करेंगे, ब्लैक सॉइल के बारे में बताएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे कि वो डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, और ये किन चीजों के चीज के लिए जाने जाती है। देखिए जब इसमें पानी ऐड होता है तो ये क्ले हो जाती है, बट पानी अगर इनमें नहीं है तो ये क्रैक्स डेवलप कर जाते हैं। डार्क कलर इनका डार्क कलर होता है एंड दे आर वेरी गुड फॉर कॉटन। रेड सॉइल प्रीडोमिनेंटली सदर्न इंडिया में, सदर्न पेनिनसुला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज में। और ये किन कारणों से बना है, वेदरिंग ऑफ नीस एंड ग्रेनाइट। और इनका रेड कलर क्यों है, बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड बेसिकली प्रेजेंट इन द सॉइल। किस तरीके के क्रॉप्स के लिए अच्छे हैं, तो मिलेट्स, पल्सेस इस क्रॉप्स के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद लैटेराइट सॉइल, ये सबसे कॉमन कहाँ है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कॉमन है। फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि आयरन ऑक्साइड में रिच होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में रिच होता है। लेकिन ये रॉक्स की एक और क्या, ये सॉइल की एक और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट दे आर लीच्ड अवे। लीच्ड अवे की जब हम बात कर रहे हैं तो लीच्ड अवे की जब हम बात कर रहे हैं यानी कि जब भी इनमें रेनफॉल हो रहा है, because of that they are washed away and they are good for plantation crops like tea, coffee and rubber। उसी तरह आप आगे और पढ़ते जाएंगे, एरिड और डेजर्ट सॉइल को समझाएंगे कि कहाँ है, बेसिकली राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के पार्ट में बेसिकली। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि ये सैंडी है, सिलाइन है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम है, और मेनली ये ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जैसे मिलेट, पल्सेस, इनको बनाने के लिए, ये इनको उगाने के लिए ये बेहतर है।
फिर आप लिखेंगे माउंटेन सॉइल के बारे में कि ये मेनली कहाँ, हिमालयन रीजन में है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के रीजन्स में है, और ये कैसे है, शैलो, स्टोनी, एसिडिक, कम फर्टाइल है। तो आप क्या करेंगे, जो भी सॉइल्स हैं, और भी सॉइल्स हैं, देयर इज फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट सॉइल जो कि मेनली हिली एंड फॉरेस्टेड एरिया में मिलते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, दैट दे आर गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, टी, स्पाइसेस। पीटी एंड मार्शी सॉइल कहाँ मिलेंगे आपको, स्वैम्पी एरियाज ऑफ केरला में, सुंदरबन डेल्टा में। ये सॉइल जो है दे आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, और ये एग्रीकल्चर के लिए थोड़े अनसूटेबल होते हैं क्योंकि इनमें प्रॉपर ड्रेनेज जो है वो नहीं हो पाती। तो आप देखें ओवरऑल, देखिए दिस वाज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, इसको ये आपको बहुत इजीली मटेरियल में भी कहीं पे भी मिल जाएगा, इसलिए मैं एक एक करके अब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने डिटेल में नहीं डिस्कस किया बिकॉज इट इज अ इजी क्वेश्चन। ओवरऑल आप समझे कि आपको आंसर कैसे लिखना है। जैसे मैंने बोला, आप पहले सॉइल कौन कौन से है वो बताएं, सारे सॉइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, और प्लीज कोशिश करें कि आप इंडिया का मैप बना के और इन सारे रीजन्स जो हैं जहां पे ये सॉइल पाई जाती हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें मैप में, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप इंडिया का मैप पूरा ढंग से चाहे नहीं भी बना पाए, बाउंड्री कोशिश करें कि थोड़ी सी बना दें, थोड़ा ट्रायंगल शेप भी बना के, और वहां पे आप सारे रीजन्स को शो कर दें। जब आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स में दिखाएंगे तब जाके आपको 40 में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इट्स लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड। तो क्वेश्चन आपका ये भी देखें, दो पार्ट में है। पहली बात कि सोलर और विंड एनर्जी, इन दोनों का इंडिया में क्या पोटेंशियल है, कि क्या ये इंडिया में कितना ज्यादा हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते, दोनों ही चीजें। एंड इंडिया में आखिर ये इतने लिमिटेड क्यों यूज हो पा रहे हैं, इतना लिमिटेड इनका स्पेशल एक्सटेंट क्यों है। तो इस आंसर में देखें आपको दो चीजें लिखनी है, सोलर एनर्जी के बारे में और विंड एनर्जी के बारे में। तो पहले आप क्या लिख सकते हैं कि देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, आप पहले ऐसे आप ये लिख सकते हैं, देखिए सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, दोनों ही क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं कंपेयर्ड टू फॉसिल फ्यूल्स। कोयले और पेट्रोलियम के कंपैरिजन में ये दोनों क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, राइट। ये साउंड बहुत ब्लिंक कर रहा है, दिक्कत हो रहा है सुनना, साउंड ब्लिंक हो रहा है आपका, दिक्कत हो रहा है सुनना। नो बाकी स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आ रही है, एम आई ऑडिबल टू देम? सर मुझे साउंड क्लियर आ रही है, कोई इको नहीं हो रहा है, बाकी लोग का भी देखिए शायद नेटवर्क। You're audible, ma'am. ओके, हाँ, तो आपको इस क्वेश्चन में देखें सोलर और विंड एनर्जी दोनों के बारे में पहले लिखना है। मैंने बोला आप इंट्रोडक्शन ऐसे कर सकते हैं कि सोलर और विंड एनर्जी जो है वो दोनों ही क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि कोयले और पेट्रोलियम के कंपैरिजन में देखें दीज आर क्लीन सोर्सेज। तो ये ऐसे आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी डिस्कस करेंगे। जब हमें पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी डील करना है तो हमें ये बताना है कि इंडिया में क्या हम सोलर एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं, ये चीज बेसिकली आपको समझानी है। तो सिंपल सी बात है, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, एक ऐसी कंट्री है जहां पे सूरज काफी टाइम तक रहता है, सन इज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके जैसे सन अराउंड 365 दिन में से 300 सनी डेज लगभग अवेलेबल होते हैं। तो इंडिया उसके कारण एक आइडियल कंट्री है जहां पे सोलर एनर्जी यूज की जा सकती है। और ओवरऑल अगर इंडिया का सोलर पोटेंशियल देखा जाए तो 748 गीगावाट, आप ऐसा कोई डेटा अगर आपको याद रहे एग्जाम तक तो प्लीज एड ऑन कर दें कि 748 या अराउंड, अगर 748 नहीं भी तो अराउंड 750 किलोवाट पोटेंशियल है सोलर एनर्जी की। और आप देखें कि सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स हैं जहां पे अवेलेबल है, राजस्थान, गुजरात। गीगावाट होगा ना मैम, किलोवाट तो बहुत कम होता है। गीगावाट, 750 गीगावाट। यस 750 गीगावाट, यस। राजस्थान, गुजरात। पर डे कितना मैम करता है ये सन इंडिया में?
पर एनर्जी डे की कितना बात नहीं हो रही है, ये बात कही जा रही है कि 300 सनी डेज हैं, मतलब लगभग 300। देखिए सोलर एनर्जी की जब भी हम बात करेंगे तो सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सोलर एनर्जी को उतने अच्छे से नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि जहां पे भी सन अवेलेबल होगा वहीं पे तो सोलर एनर्जी को हम यूज कर पाएंगे। तो क्योंकि हमें आपने आंसर में ये लिखना होगा कि क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए यहाँ पे सूरज की रोशनी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर के हमें डायरेक्ट सनरेज मिलते हैं। यस, तो इसके कारण इंडिया की सोलर पोटेंशियल अच्छी है। फिर आप लिख दें कि अराउंड 750 गीगावाट पोटेंशियल है, जिसमें आज के टाइम में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। फिर अगर हम पोटेंशियल देखें विंड एनर्जी का, तो इंडिया में देखें, इंडिया की जो लंबी कोस्ट लाइन है लगभग 7, टू बी प्रिसाइज इट इज 7,516 किलोमीटर। तो आप लगभग लिखें कि इट इज मोर देन 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन होने के कारण क्या है कि इंडिया की विंड एनर्जी की पोटेंशियल अच्छी है। और विंड एनर्जी की पोटेंशियल फिर आप लिखें कि इट इज अराउंड 300 गीगावाट। और जो आपके कोस्टल स्टेट्स है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, इन यहाँ अच्छे विंड एनर्जी के कंडीशंस देखे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट यू सी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऐसा क्या कारण है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर इट्स लिमिटेड स्पेशियल स्प्रेड। ये है आपका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कि क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर इंडिया और इंडिया में इन दोनों रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी अगर इतनी अच्छी है तब भी हम आखिर इसको पूरे तरह से क्यों नहीं आखिर यूज कर पा रहे। तो सबसे पहली चीज तो देखें, ये इन दोनों एनर्जी सोर्सेज में एक ये प्रॉब्लम है कि ये दोनों कंटिन्यूअस सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं माने जा सकते। भले कोयला जो है जब तक खत्म नहीं हो जाता, अभी जब तक कोयला एटलीस्ट अवेलेबल है तब तक क्या है, आप कहीं अगर थर्मल पावर प्लांट में उसको यूज भी कर रहे हैं तो यू कैन यूज इट एज अ कंटिन्यूअस सोर्स। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं सोलर एनर्जी के थ्रू, ठीक है इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, लेकिन अगर किसी कारण से किसी दिन बारिश हो जाए तो उस दिन आप सोलर एनर्जी को नहीं यूज कर सकते हैं ढंग से। एक तो ये इशू कि कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं है दोनों, कंटिन्यूअस रिलायबिलिटी नहीं है दोनों की। दूसरी बात, इसमें आप ये भी बात लिख सकते हैं कि क्योंकि इंडिया में देखिए ठीक है कुछ समर डेज हैं बट उसके अलावा रेनी डेज भी है, विंटर सीजन भी है, उन चीजों के कारण ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो सकती। सेकेंड चीज आप इसमें लिखेंगे कि लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड, क्योंकि जैसे सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिव सदर्न इंडिया में है या वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसी तरह विंड एनर्जी जो है वो कोस्टल एरिया में काफी प्रोमिनेंट है, लेकिन बाकी जगह तो नहीं है। जितना इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट है वहां वो नहीं उतनी उनका पोटेंशियल हाई होगा। तो इस तरह की चीज के कारण पहले तो नेचुरल कारणों से ही उनका स्पेशल एक्सटेंट जो है वो कम है। दूसरी बात जो इसमें आएगी कि ठीक है जितनी चीजें, दूसरी चीजें आप इसमें फिर ये ऐड ऑन करेंगे कि क्या क्या इशू आ रहे हैं इसका स्पेशल, क्यों हम प्रॉपरली इसको नहीं यूज कर पा रहे। उसमें आप क्या क्या चीजें लिखेंगे, जैसे अच्छा से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट, यानी कि सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए या विंड एनर्जी को यूज करने के लिए जो एनर्जी जो ट्रांसमिशन में कंस्ट्रेंट्स आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उस तरीके का नहीं डेवलप है कि हम सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी को बना के और इजीली ट्रांसफर कर पाए कहां तक, घर तक। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी एनर्जी सोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमें घर में चाहिए होती है तो वो ट्रांसमिट होके हमारे घर तक भी आनी चाहिए, बट सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी की अभी इतनी पोटेंशियल नहीं हो पाई है कि ट्रांसमिशन ढंग से हो पाए। तीसरी बात, कुछ पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में भी दिक्कत है। कुछ क्या है, गवर्नमेंट ने हालांकि कुछ इंसेंटिव्स, कुछ चीजें एड ऑन की हैं कि काफी ज्यादा प्रमोशन हो पाए इस तरह के रिसोर्सेज के, जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अभी भी काफी डिलेज हैं जिसके कारण सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे।
तो पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कारण ये सारी चीजें अच्छे से नहीं इंप्लीमेंट हो पा रही। फिर इसके बाद कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस है, खासकर रूरल एरिया में, रिमोट एरियाज में क्या है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट, इस तरह के डिवाइसेस के बहुत ज्यादा नए कॉस्ट होंगे, तो आप बहुत आसानी से लोगों को नहीं कह सकते कि आप स्विच करें इस तरह के मैकेनिज्म पे। तो कुछ फिनेंशियल भी चैलेंजेस हैं और इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं। हमारे पास अभी भी एनर्जी को आप स्टोर करें, उसको ग्रिड में ट्रांसफर करें, इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव सम मोर इश्यूज, जैसे अगर हमें सोलर पैनल्स कहीं इम्प्लीमेंट करवाने हों कि लोग उसको लगाएं घरों में, अगर डेवलप करें उसको यूज करें, तो उस तरह की चीजों के लिए फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीजें आ रही हैं। और अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट की ये एजेंडा है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में शिफ्ट कर जाएं, पर वो पूरी तरह से अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो ये आप जब इस आंसर को मेंशन करेंगे तो दोनों ही चीजें मेंशन करेंगे कि पहली बात तो कि ये जो रिसोर्सेज है यही सारी जगह पे नहीं अवेलेबल है, और दूसरी बात कि टेक्नोलॉजी में कंस्ट्रेंट्स है, ट्रांसमिशन में कंस्ट्रेंट है, नई तरह की टेक्नोलॉजी आप ऐड करेंगे तो उसके कारण फिनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और एक और बात कि इंडिया अभी इतनी टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हुई भी नहीं है कि पूरी तरह से हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को चेंज करके रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे शिफ्ट कर जाएं। तो लेकिन आप आंसर में साथ में एक ये भी बात लिख सकते हैं, आंसर को और पॉजिटिव नोट पे रखने के लिए, कि भले हम पूरी तरह से इस पे शिफ्ट नहीं कर पाए, लेकिन हम इसको एक सप्लीमेंट्री सोर्स की तरह भी अगर यूज करें तो कुछ हद तक पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल हो सकता है। आप कोशिश करें कि आपका आंसर कुछ पॉजिटिव नोट पे रह रहा है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, despite being mineral rich region, Jharkhand has failed to register unexpected growth and social indices. Explain the reason for this failure along with suitable remedial measures. तो देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है, समझे। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि झारखंड बहुत ही मिनरल रिच रीजन है। आप देखें यहाँ पर कोल हो या आयरन हो, जो बहुत ही बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, ये दोनों रिसोर्सेज अबंडेंस में है, लेकिन उसके बाद भी झारखंड बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है और सोशली भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। जो भी सोशल और इकोनॉमिक इंडिसेस हैं उसमें झारखंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। तो पहले आपको ये चीज समझाना है कि मिनरल रिच होने के बावजूद भी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट यहाँ क्यों नहीं उतना हुआ, और फिर कुछ रेमेडी बतानी है कि इन चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बेसिकली क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ये समझे कि क्वेश्चन में आपको दो पार्ट लिखना है। अब आंसर आप कैसे लिखेंगे, पहली चीज तो आप इसमें पहले बताएंगे दैट ये एक मिनरल रिच रीजन है। कौन कौन से मिनरल्स रिच हैं, आप कुछ एग्जाम्पल भी लिख दें कि कोल, आयरन, कॉपर, ये सब अच्छे मात्रा में यहाँ प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद झारखंड की परफॉर्मेंस ग्रोथ में और सोशल यानी इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स में अच्छी नहीं रही। तो एक हेडिंग बना के फिर लिखें व्हाट द रीजंस फॉर इट्स फेलियर, या रीजंस फॉर रीजंस फॉर फेलियर, या फिर रीजंस फॉर बीइंग लो ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो देखिए, वन ऑफ द रीजंस कैन बी, सबसे पहली बात, वीक गवर्नेंस। वीक गवर्नेंस में पहली बात आप ये लिखेंगे कि झारखंड में ओवरऑल बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत इनएफिशिएंसी, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पॉलिटिकली स्टेबल नहीं रही है पिछले 24 इयर्स में। तो जब तक पॉलिटिकली स्टेबल कहीं कोई चीज नहीं होगी, तब तक जो भी प्रोग्राम्स हैं वही अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। वन थिंग।
सेकेंड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट स्टेट है। झारखंड में अभी भी भले मिनरल्स हैं, लेकिन वो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रोड्स, उनकी कनेक्टिविटी, पावर की कनेक्टिविटी, ये सब बहुत अच्छे नहीं है। अब ये चीजें जब अच्छी नहीं होती, उसके कारण क्या है कि बिजनेस और इंडस्ट्रियल लोग यहाँ बहुत ज्यादा नहीं आना चाहते, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट के कारण बिजनेस पीपल डोंट वांट टू कम हियर, जिसके कारण क्या हुआ है कि मिनरल्स होने के बावजूद भी उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। फिर तीसरी चीज आप देखें, एक चीज आप लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड लैंड एक्विजिशन इशू। क्या हुआ है, यहाँ के लोकल लोग, या फिर आप लिख सकते हैं इसको ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड लैंड एक्विजिशन इशू, या फिर आप लिख सकते हैं कि लोकल लोग जो हैं वो काफी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे। व्हाई? उसका कारण आप क्या लिखेंगे कि देखिए कई बार लोकल लोगों को यहाँ पे अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए भी हैं पहले, तो लोकल लोगों को यहाँ से इतना मूव करना पड़ा है एंड उसके बदले उनकी अलग से अच्छी रिहैबिलिटेशन नहीं हुई है, जिसके कारण यहाँ के लोगों में एक तरह का गुस्सा है, एक तरह का रिजेंटमेंट है कि हम इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करने देंगे अपने रीजन में। तो लोकल एरियाज से, लोकल लोगों से जिस हिसाब से अनरेस्ट दिख रहा है, जिस हिसाब से उनकी कमी दिख रही है, वो भी एक इशू है दैट डेवलपमेंट नहीं हो पाया। फिर एक और चीज क्या आप लिख सकते हैं, that because of this what has happened, it has also resulted in नक्सलिज्म एंड ऑल। जब भी कहीं पे अगर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा तो नक्सल इश्यूज हो रहे हैं स्टेट में, एंड नक्सल इश्यूज होने के कारण फिर और भी है कि बाकी बिजनेसमैन फिर नहीं आ रहे। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोग यहाँ पे अच्छे से, वंस पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड और उनको अच्छी उनकी ड्यू बेनिफिट नहीं मिला उनके मूवमेंट, उनके डिस्प्लेसमेंट का, उसके कारण यहाँ पे अनरेस्ट हुआ। और अब उस अनरेस्ट के कारण बहुत लोग यहाँ पे, बहुत बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। फिर एक और चीज क्या है, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। देखिए माइनिंग सेक्टर यहाँ पे काफी माइनिंग मिनरल्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ आप देखें कि कोल, पेट्रोलियम, कोल और आयरन, ये मिनरल्स पे बहुत ज्यादा रिलायंस है। उसके कंपैरिजन में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ डेवलप हो सकती थी, उन चीजों पे कभी भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं गया, जिस कारण से क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे मैं कह रही हूँ कि इंडिया में सिर्फ मिनरल्स नहीं है, मिनरल्स के अलावा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं बहुत ज्यादा। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ला के प्रोडक्ट्स या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे मैपस्टिक या ट्राइबल एरियाज के अपने प्रोडक्ट्स भी थे। तो रादर देन मूविंग पीपल, गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले सकती थी कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से मार्केट करे। तो इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाया है। फिर देखें, एक और रीजन है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि मिनरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे उससे एनवायरमेंट खराब होता है, जिसके कारण क्या है, लोकल लोग इस तरह के डैमेज को नहीं झेलना चाह रहे, दे डोंट वांट, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं एंड पर्टिकुलरली द ट्राइबल पीपल, उनकी जिंदगी फॉरेस्ट और लैंड पे डिपेंड करती है। तो फॉरेस्ट और लैंड अगर किसी तरह से खराब होता है तो दे डोंट वांट सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज हियर। और इसके, इन चीजों के अलावा आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि सरकार ये चीज कर सकती है कि यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ही थोड़ा मार्केट करे, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं। एंड ओवरऑल एजुकेशन और हेल्थ केयर के भी कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पीछे क्यों रह गए, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर उतना ज्यादा बेहतर नहीं डेवलप्ड है। तो इन चीजों के रिगार्डिंग कुछ रेमेडीज क्या ली जा सकती है। पहली रेमेडी, पहली इशू क्या थी कि गवर्नेंस का इशू था, पॉलिटिकल इशू था, राइट। तो पहली रेमेडी ये करी जा सकती है कि गवर्नेंस में रिफॉर्म किया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, करप्शन कम हो, अकाउंटेबिलिटी लाया जाए,
इस तरह की चीजों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ पाएगी। दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की इशू थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए, पहले रेलवेज, रोडवेज, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। फिर एक जो जैसे मैंने बात करी कि इशू है कि हम यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं उनको बहुत ज्यादा मार्केट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको और ज्यादा मार्केट अगर करेंगे बाहर के जगहों में, उनको अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस दिलवाने की कोशिश करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो सकते हैं। फिर सरकार ये कोशिश करे कि उसकी पॉलिसी ग्रोथ की पॉलिसी हो, ऐसी पॉलिसी हो जो सबको इंक्लूड करती हुई पॉलिसीज बनाए सरकार। और सरकार देखिए एक और चीज पे ध्यान दे सकती है कि झारखंड में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप भी जानते होंगे कि यहाँ कई सारे वाटरफॉल्स हैं, कई सारे नेचुरल सीनिक ब्यूटी वाली जगहें हैं। उन जगहों को अगर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाए तो यहाँ ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो सकती है, ठीक है। एंड जो सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ओवरऑल और बेहतर करने के लिए सरकार क्या करे कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करे, कोशिश करे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेहतर हो, टीचर्स ट्रेनिंग दी जाए, और इससे क्या होगा, स्किल्ड वर्कफोर्स इंक्रीज होगा। तो ये और एक और चीज कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट से ओवरऑल चीजें इनोवेशन जब होगा, रिसर्च अच्छा होगा, तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के कारण जब ग्रोथ आएगी तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहेगा फॉर द स्टेट। तो ये सारे कुछ मैं कह रही हूँ कि इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं बाय द गवर्नमेंट, जिसके कारण क्या है कि यहाँ के सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो सकते हैं। तो आप देखें, जब भी क्वेश्चन लिखें तो प्लीज ध्यान दें कि आपके क्वेश्चन का 2 पार्ट अगर है तो उन दोनों पार्ट को आपको इक्वली डील करना है। उन दोनों की एक अलग हेडिंग बना के एक पॉइंट उसके विद इन लिखें, जिससे एग्जामिनर को ढंग से समझ में आ जाए कि आपको पूरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो समझ में आ चुका है। क्लियर? दोनों पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को इक्वली अच्छे से डील करें। Your next question is, discuss in detail different industries of Jharkhand. What are the developmental issues related to MSME in Jharkhand? ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि झारखंड में किस किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं। देखें, झारखंड में इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट हैं आपका कि किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं और किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो झारखंड में आप देखिए किस तरह की इंडस्ट्रीज है। पहले आप लिख सकते हैं कि कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। यस, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हेडिंग देके आप उसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं। आयरन एंड स्टील प्लांट्स में आप टिस्को का एग्जाम्पल दें, बोकारो स्टील प्लांट का एग्जाम्पल दें। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि कुछ और मिनरल रिगार्डिंग, जैसे माइनिंग रिलेटेड, कोल माइनिंग के रिलेटेड यहाँ पे अबंडेंस है, तो माइनिंग का यहाँ पे काफी पोटेंशियल है। दूसरी, देन यू कैन राइट कि व्हाट आर सम ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज। सीमेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे, सीमेंट इंडस्ट्रीज कुछ एरिया में है, उनका नाम आप मेंशन करिए कि कहाँ कहाँ है। फिर आप आए, अपार्ट आफ्टर द सीमेंट इंडस्ट्री यू कैन राइट माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाले या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे यहाँ पे कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, लाह की जो चूड़ियां बनती हैं वो, फिर पॉटरी इंडस्ट्री, ये सब छोटे छोटे इंडस्ट्री हैं। थोड़े बहुत कॉटन टेक्सटाइल रांची में डेवलप्ड है। सिल्क टेक्सटाइल पर्टिकुलरली तसर सिल्क कुछ एरियाज में झारखंड में डेवलप्ड है। तो ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई आपकी। फिर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लिख सकते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है यहाँ, लेकिन यहाँ मेनली सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि झारखंड में बहुत ज्यादा इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। ये कुछ इश्यूज हैं उसके एग्रीकल्चर के, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और मैंने बोला टूरिज्म इंडस्ट्री है यहाँ, जैसे आप देखें पतरातू डैम हो गया आपका, या फिर जितने भी डैम्स, वाटरफॉल्स, ये सब जगहें हैं, ये सब, या फिर नेशनल पार्क्स हैं, ये सब भी एक तरह की इंडस्ट्री है झारखंड में, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, राइट। तो इस तरह की हेडिंग बना के 4-5 हेडिंग अलग अलग बना के कॉटेज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग, आयरन एंड स्टील प्लांट, टूरिज्म, ऐसे 4-5 हेडिंग बना के आप पहले बता दें कि यहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं। फिर आपको मेंशन करना है कि ये इंडस्ट्रीज जो हैं एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की क्या क्या इश्यूज हैं झारखंड में। तो देखिए जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं इनके कारण क्या होता है कि ग्रोथ आ सकती है, लेकिन इनमें क्या क्या इश्यूज हैं तो आप एक हेडिंग डाल के उसके बाद एक एक करके सारे हेडिंग के विद इन डील करें कि सबसे पहली इशू है कि फाइनेंस ही लिमिटेड है। एमएसएमई की सबसे बड़ी इशू है दैट उनके पास ढंग का फाइनेंस नहीं होता। फाइनेंस अगर नहीं है तो उनको अगर हाई इंटरेस्ट पे लोन्स मिलेंगे तो वो नए एमएसएमई कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो उनको डेवलप करने के लिए ये ध्यान देना चाहिए दैट सरकार कम इंटरेस्ट पे लोन दे। इस तरह की चीज पहले लिखे। नेक्स्ट इशू इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। ओवरऑल यहाँ पे पावर की सप्लाई हमेशा अच्छी नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की इशू है, उस तरह की ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं है जो कि यहाँ पे आउटपुट को बहुत अच्छा नहीं रखती। तीसरी इशू क्या है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कम है। झारखंड में टेक्नोलॉजी जो है मोस्टली प्रोडक्शन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से चल रही है। तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से अगर प्रोडक्शन होगा तो उसके कारण आउटपुट बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा। फिर चौथी इशू क्या है, रेगुलेटरी इश्यूज। जैसे अगर बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन है, रेड टेपिज्म जिसे हम कहते हैं, अगर इस तरह का बहुत ज्यादा इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज्यादा इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के कारण नई अगर कोई आप इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, बहुत रेगुलेटरी इश्यूज आएंगी तो नई इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी। फिर स्किल डेवलपमेंट जो है वो बहुत यहाँ का वर्कफोर्स का डेवलप नहीं है। फिर मार्केट लिंकेजेस। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो प्रोडक्ट को सिर्फ बनाने से काम नहीं होता, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंच पाए। तो जब हम इस चीज पे देखते हैं मार्केट यहाँ पे उस तरह से डेवलप नहीं है। अगर मार्केट से अच्छी लिंकेजेस नहीं होगी तो जो भी चीजें हम यहाँ बनाएंगे भी वो मार्केट तक नहीं पहुंचेगी तो आउटपुट में हमें पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी इशू है। तो ओवरऑल देखिए जब आप क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन आया है बेसिकली इश्यूज पे, पर आप जब इसको समझाएं तो कोशिश करें कि आंसर को नेगेटिव नोट पे नहीं छोड़ें। कोशिश करें कि ऐसे लिखें, आंसर आपने इश्यूज भले लिख दिए बट कंक्लूजन में ये लिखने की कोशिश करें कि झारखंड में अभी इश्यूज होंगे बट झारखंड के पास इमेंस पोटेंशियल है कि वो चीजों को बेहतर करे। यहाँ की सरकार भी कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है और इन इनिशिएटिव्स के कारण हम देखेंगे कि झारखंड आगे काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है एमएसएमई सेक्टर में। ठीक है, सो ओवरऑल वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 4 क्वेश्चंस। मैं कुछ चीजें देखे कॉमन टू ऑल द क्वेश्चंस आपको बता रही हूं कि पहले ध्यान दें कि क्वेश्चन आपका है क्या और क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं। अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट मेंशन्ड है तो आप आंसर में दोनों पार्ट को ध्यान से लिखेंगे। अगर 3 पार्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन, जैसा कि 6 JPSC में ट्रॉपिकल साइक्लोन के क्वेश्चन में देखा गया है, तो आप ईच क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ेंगे और कोशिश करें कि हर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन जैसी चीज लिख के उसके विद इन सब पॉइंट्स लिखें। और एक चीज और, ज्योग्राफी में जहां भी आपको डायग्राम्स या मैप बनाने की प्रोबेबिलिटी है, जैसे डेविस और पेंग साइकिल में, या फिर आपने सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया वहां पे आप मैप्स बना सकते हैं। जहां पे भी आप मैप्स या डायग्राम्स बना सकते हैं उनको जरूर बनाएं। एंड तीसरी बात मैं कहूंगी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है जो नेगेटिव नोट पे अगर आपसे इश्यूज भी पूछ रही है, लेकिन आप कोशिश करें कि कंक्लूजन में आंसर को पॉजिटिव नोट पे एंड करें, बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, आपका काम है चीजों को ठीक करना। तो आप इश्यूज को समझते हुए उनको ठीक भी करेंगे, तो उस हिसाब से आप अपने आंसर्स को जो है वो फ्रेम करें, इस हिसाब से आंसर्स को एग्जाम में लिखें। आई होप चारों क्वेश्चन क्लियर हैं सबको। फ्रॉम माई साइड इट इज ओवर, आई थिंक दिस मच इज फाइन। जो चीजें मैंने कही हैं उनको ध्यान में रख के आंसर्स लिखें आप लोग। जी मैम, क्लियर। ठीक है, सो कैन वी एंड दिस मीट नाउ?
यस यस ओके, आप लोग अपने उस हिसाब से अपने आंसर्स को और मॉडिफाई करें और सही करें, ठीक है? सो वी कैन एंड दिस मीट नाउ। यस मैम, थैंक यू। यस ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।